तो आप को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कल मैंने आपको कहानी सुनाई थी जयपुर के उस हादसे के बारे में जिसमें न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो गई। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इसमें गलती किसकी है। एक शख्स जो अपने घर से बाकायदा ये सोच के निकला हो कि अपनी मंजिल पे जाऊंगा, वहाँ जाने के बाद अच्छे से वहाँ रहूंगा, या फिर जो भी उसका एक उद्देश्य रहा हो, घर से निकलता है, कुछ समझ नहीं पाता, अचानक से उसकी मौत हो जाती है। कौन अमीर कौन गरीब, टोटल लगभग 14 लोगों की इसमें मौत होती है। 30 से 35 ऐसे हैं जो अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। कईयों के बस सर मिले, कईयों के बस कंकाल मिले। यानी वो तमाम ब्रूटलिटी जो आप सोच सकते हैं, वो तमाम चीज़ें उन आखिरी क्षणों में उन लोगों के साथ हुई। अब इतने बड़े हादसे के पीछे किसकी गलती है, क्या जानें बचाई जा सकती है, इन तमाम पहलुओं पे हम नज़र डालेंगे। और कुछ ऐसे नाम हैं जो थोड़ा सा छुप गए हैं, उनको भी आपको बताऊंगा। लेकिन इस कहानी को शुरू करूं, यह हादसा कैसे हुआ, एक रेफरेंस का हम लोग सहारा लेंगे। और रेफरेंस एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर का, उसी के हिसाब से पूरी कहानी को समझेंगे और शायद वहाँ से हमें क्लियर व्यू मिल जाएगा। एक शख्स जिनका नाम था करणी सिंह राठौर। करणी सिंह राठौर राजस्थान के एक रतनगढ़ जो तहसील है, इसी रतनगढ़ तहसील में एक लूड़ासार गांव है, यहीं पे इनका जन्म हुआ। ठीक ठाक राजपूती परिवार में जन्म हुआ तो पैसे वैसे की कोई दिक्कत थी नहीं, ज़मीन जायदाद भी ठीक ठाक थी, लिहाजा इनकी शुरुआती पढ़ाई भी बिना किसी दिक्कत के हुई। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चलती रही, पढ़ने लिखने में भी बेहद तेज़ तर्रार थे। इसी दौरान इन्होंने राजस्थान सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और फिर इनका सिलेक्शन हो जाता है। राजस्थान एग्ज़ाम में इनका जब सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन होने के बाद फिर धीरे धीरे इन्होंने ज्वाइनिंग की, उसके बाद अलग अलग जगहों पे इन्होंने काम किया। कहते हैं कि जब ये काम करते थे तो ईमानदारी और करणी सिंह राठौर दोनों लगता था कि एक साथ ही कुर्सी पे बैठे हैं। ना किसी से रिश्वत लेना, ना ही किसी के बारे में कुछ गलत कहना। अब ऐसा नहीं है कि चूँकि बात एक आईएएस की है या फिर इस दुनिया में वो नहीं है, इस वजह से ये कहानी मैं बता रहा हूँ। उनके किस्से श्रीगंगानगर और अजमेर में आज भी मशहूर हैं कि जब श्रीगंगानगर और अजमेर में एज ए कलेक्टर वो तैनात थे तो उस टाइम पूरे इलाके में इनका डंका बजता था। तभी तो इनको वहाँ से उठा के फिर आईएएस बनाया गया। श्रीगंगानगर और अजमेर में एज ए कलेक्टर इन्होंने अपनी सर्विसेज दी, अलग अलग और जगहों पर इन्होंने सर्विसेज दी। पूरी ज़िंदगी बेदाग तरीके से इन्होंने गुजार दी। जब ये रिटायर्ड हो रहे थे तो कई लोगों की आंखों में आंसू थे कि इतना ईमानदार ऑफिसर शायद ही कभी मिले। बहरहाल एक उम्र के बाद सबको रिटायर्ड होना था, ये भी होते हैं। बहुत पैसे प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई नहीं थी, चूँकि ईमानदार थे, छोटा सा सादा सिंपल जीवन जीते थे। हालांकि इन्होंने 2 काम कर रखे थे। एक तो इनके गांव में कुछ ज़मीनें थी, दूसरा इन्होंने शहर में भी घर बना रखा था। तो बीच बीच में ये गांव में खेती वगैरह भी करते थे और इन्होंने एक फार्म हाउस बना रखा था जो कि इसे भांकरोटा के पास था। लगभग 4 दिन पहले 19 तारीख को ये अपने फार्म हाउस के लिए आते हैं। उनके दिमाग में कुछ चीज़ था कि फार्म हाउस पे जाऊंगा, वहाँ कुछ बनाऊंगा, अपने हिसाब से खाऊंगा, खेती वगैरह देखूंगा कैसी चल रही मेरी। हालांकि मजबूरी तो थी नहीं वो खेती, लेकिन शौक था उस खेती का। लिहाजा ये जाते हैं, जाने के बाद अपने फार्म हाउस पे रुकते हैं। इधर घर में इनकी जो दोनों बेटियां हैं फिर पूछती हैं कि पापा आप कब लौट के आएंगे। बेटियों को ये बताते हैं कि कल सुबह लगभग 5 साढ़े 5 पे मैं निकल जाऊंगा, उसके बाद सुबह होते होते 6 तक आ जाऊंगा। अब रात बीत गई, सुबह हो गई, लगभग 7 बज गए। अब जब 7 बज गए और इधर ये आए नहीं तो फिर बेटियों को चिंता हुई कि पापा आए क्यों नहीं, बोले थे कि 5 बजे निकल जाऊंगा। उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ। उसके बाद फार्म हाउस पे बेटियों ने फ़ोन किया तो पता चला कि वो तो 5 बजे ही निकल गए। मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता था और इधर 7 बज गए, वो आए नहीं। बेटियां थोड़ी सी परेशान होती हैं, फ़ौरन वो पुलिस के पास जाती हैं। अब चूँकि वो खुद एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे तो पुलिस वाले भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। गंभीरता से लेने के बाद फ़ौरन उस मोबाइल को सर्विलांस पे लगाते हैं, लास्ट लोकेशन चेक करते हैं। जब लास्ट लोकेशन चेक करते हैं तो पुलिस वालों की भी आत्मा काम जाती है, क्योंकि उसी लोकेशन पे
आधे एक घंटे पहले एक भयानक हादसा हुआ था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में फैली थी। वहीं पे वो गायब, उसके बाद कुछ अता पता चला नहीं। फौरन पुलिस की एक और टीम भाग के वहाँ जाती है, चेक करती है तो इनकी गाड़ी वहाँ पे जली अवस्था में मिलती है। गाड़ी से तो शिनाख्त पॉसिबल ही नहीं थी, हालांकि चेचिस नंबर और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे एक अंदाज़ा लगाया गया कि ये गाड़ी उन्हीं की है। गाड़ी में एक बॉडी मिली, उसको शायद किसी ने पहले ही हॉस्पिटल भेज दिया था। अब हॉस्पिटल में इतनी लाशें कि सब मिक्स हो गई। पता चला कि करणी सिंह राठौर भी इनमें से कोई एक है। जांच पड़ताल की गई, तमाम चेहरों को, बेटियों को दिखाया गया। अब 80% 90% जली लाशें कहाँ से पता चले। 14 लाशें थी जिनमें से पता करना था कि आखिर करणी सिंह राठौर कौन है। कोई चारा नहीं था, लिहाजा दोनों बेटियों का डीएनए लिया गया। इधर तमाम लाशों से उस डीएनए को मैच कराया गया। अंत में एक डेड बॉडी से डीएनए मैच होता है और तब जाके पता चलता है कि ये जो डेड बॉडी है ये करणी सिंह राठौर की है। सोचिए, एक बॉडी डीएनए से मिलती है और ऐसी 13-14 और बॉडियां थी और अभी भी कई लोग बड़े क्रिटिकल हैं और कईयों का पता नहीं कि वो कौन है। तो अगर ऐसी वर्ड्स कंडीशन आई तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये आई कैसे। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि लोग क्यों नहीं भागे। करणी सिंह राठौर एक आईएएस रह चुके हैं। अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने ऐसे क्राइम के केसेस, न जाने कितने हादसे, न जाने कितनी और चीज़ें करणी सिंह ने देखी रही होंगी। तो आखिरकार उनको पता क्यों नहीं चला। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। बात उसी तारीख से शुरू करते हैं। 20 तारीख को लगभग 5 बजे के आसपास करणी सिंह अपने घर से, यानी अपने फार्म हाउस से निकलते हैं। निकलने के बाद रास्ते में धीरे धीरे मंद मंद ड्राइव करते हुए आगे बढ़ते हैं। अचानक से इनके सामने एक शख्स एक कार को ठोकता हुआ, कायदे से कहें एक कंटेनर को ठोकता हुआ नजर आता है। जिस ट्रक को ठोका गया, जिस टैंकर को ठोका गया, उसका ड्राइवर फौरन ट्रक से उतरता है। अब आसपास के जितने लोग मौजूद थे उनको ये लग रहा था कि शायद अब ये ड्राइवर दूसरे वाले ड्राइवर से लड़ाई झगड़ा करेगा। लेकिन ये ड्राइवर ना इधर आता है ना कहीं और जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में जितना तेज भाग सकता है भागता है। और इसी के बाद जो खलासी बैठा होता है, जो हेल्पर होता है, वो भी भागता है। लोग देख ही रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों, ये क्यों भाग रहे हैं। और अगर एक्सीडेंट हुआ है तो आपस में लड़ना चाहिए, या फिर पीछे वाले ने ठोका है तो सामने वाले की गलती भी नहीं, तो ऐसा क्यों। इसी के बाद फिर ब्लास्ट होता है। फिर बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये दोनों भाग क्यों रहे थे। तो इसके पीछे भी कहानी है। इस कहानी की असल शुरुआत होती है दिल्ली के एक शख्स से। दिल्ली का एक शख्स जिसके पास कई सारे टैंकर थे जिनको वो किराए पे दे रखा था। उन्हीं में से एक टैंकर को मथुरा का रहने वाला जयवीर चला रहा था। जयवीर अपने टैंकर में, जो कि उसके मालिक का टैंकर था, उसमें एलपीजी गैस सिलेंडर को लेके लौट रहा था। अचानक से न जाने उसके दिमाग में क्या आता है कि जो भाग रोटा जगह और जहाँ पे कट है वहाँ से वो मुड़ने लगता है। इसी दौरान मानेसर से 3 से 4 ट्रक वाले निकलते हैं। एक का नाम संजेश यादव, एक का नाम मंगेश, ऐसे ऐसे करके लगभग 6 ट्रक वाले मानेसर से निकलते हैं। 6 में से जो मंगेश था उसने संजेश से कहा भी था कि एक काम करो, रुक जाओ, हम लोग कुछ चाय पानी कर लेते हैं। लेकिन फिर संजेश ने कहा कि यार चाय पानी हम बाद में करेंगे, अभी हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे, आराम से रुकेंगे फिर करेंगे। इस वजह से संजेश यादव ने अपने ट्रक की स्पीड को थोड़ा सा तेज भी रखा था। इधर जो जयवीर था उसके दिमाग में क्या कुछ आया नहीं पता, लेकिन जयवीर भी अचानक से इसी भाग रोटर टैंक के कट के पास अपने टैंकर को घुमा देता है। जैसे ही टैंकर को ये घुमाता है, पीछे से संजेश यादव का जो टैंकर है वो आके हिट कर जाता है। अब जैसे ही टैंकर हिट करता है, जयवीर को पता चल जाता है कि पीछे अगर हिट हुआ है तो कुछ न कुछ तो दुर्घटना होगी। फौरन वो अपने साथी, खलासी या फिर हेल्पर, जो भी कह लीजिए, उसको उतारता है। उतारने के बाद फौरन कहता है कि जितना तेज भाग सकते हो भागो। अगर ये जयवीर चाहता
तो पीछे के लोगों को भी बता सकता था कि इसमें एलपीजी है और नोजल टूट गया है, रिसाव हो रहा है और अभी ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन जयबीर ने ऐसा कुछ किया नहीं। वो संजय यादव को बेसिकली कच्छ जाना था, कच्छ से वो वापस लौट रहा था, राजस्थान फिर पहुंचना था, तो लंबी दूरी थी। उसे भी लगा कि चंद कदम बचे हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, सुबह है, कौन देख रहा। और शायद यही चीज़ें काल का सबब बनती है। लेकिन फिर बड़ा सवाल यही है कि आखिर जयबीर अगर इस डायरेक्शन में ऐसे भाग रहा था तो चिल्लाते हुए भी भाग सकता था कि जो एलपीजी है वो लीक हो चुका है, सब लोग गाड़ियाँ छोड़ के भाग जाइए। पीछे कुछ बसेस थी, कुछ स्कूल के वैन थे, जिन्होंने फिर मौके पे जैसे तैसे करके अपने बैंक को पीछे किया। कई ऐसी गाड़ियां जो पिकअप पकड़ने में चंद सेकंड लगा देती हैं, वो नहीं भाग पाई और फिर तमाम लोग जल के मर गए। बहरहाल इस टाइम जो राजस्थान की पुलिस है इस जयवीर को खोज रही है, क्योंकि जो संजय यादव है, जब उसके दोस्त ने उसको फ़ोन किया, चूँकि आगे पीछे चल रहे थे, तो फिर फ़ोन उठा नहीं और पता चला कि संजय यादव भी मर गया। जब ट्रक नंबर की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इसी संजय यादव के ट्रक ने टक्कर मारा था। अब फिलहाल पुलिस वाले जयवीर की तलाश कर रहे हैं। फ़ोन करते हुए भी वो भाग रहा था। उसने जब ट्रक से छलांग लगाई उसके बाद उसने फ़ौरन अपने मालिक को फ़ोन किया दिल्ली में और कहा कि जो गैस है वो लीक हो चुकी है और मुझे क्या करना चाहिए। अब इधर से क्या जवाब मिला क्या नहीं मिला, लेकिन इसी के बाद धमाका हो जाता है। तो उसके पास फ़ोन करने का भी वक्त था, तमाम और चीज़ें करने का भी वक्त था, लेकिन शायद अगर वार्निंग दे देता तो शायद 2-4-6 लोग तो कम से कम बच जाते। लेकिन जयवीर ने ऐसा कुछ नहीं किया और शायद यही असली गुनाहगार है। खैर, अब इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज चूँकि एक बहुत दुर्दांत घटना कह सकते हैं, एक हादसा कहते हैं, मेरे जस्ट घर के बगल घट गई और पूरा दिन आज उसी में लगा रहा। एक शख्स, अच्छा आप सोचिए मिडिल क्लास ज़िंदगी क्या होती है। एक शख्स उम्र लगभग 30-35 साल के आसपास, बेहद गरीब परिवार, 17-18 साल का था तब उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी। उसके बाद 2 बेटियां हो गई, फिर एक बेटा हो गया। इस टाइम जो बड़ी वाली बेटी है उसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास, जो बेटा है उसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास। ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करे, तो फिर उसने एक लाइनमैन, जिसको गांव की भाषा में कहा जाता है, और शुद्ध शब्दों में कहें तो जो बिजली वगैरह बनाता हो, उसका साथ पकड़ा उसने। कुछ काम उसने सीखे, बढ़िया उस्ताद था। उसने कहा कि खंबे वंबे पे भी तुम चढ़ जाया करो, 11,000 से भी डील कर लो। अब चूँकि अथोराइज तो था नहीं, तो शटडाउन वगैरह का भी लेना हो तो दूसरे को फ़ोन किया जाए। आज ऐसे एक शटडाउन पे वो खंबे पे चढ़ा था, कुछ होना था, इस वजह से उसको तार वहाँ पे कुछ करना था ऐसा वैसा। जैसे ही खंबे पे चढ़ता है, एक तार को वहाँ से हटाता है, दूसरा वाला वो हटा ही रहा था। इस दौरान अब आप किसकी गलती कहेंगे कि इधर से इसने शटडाउन लिया था, कहा था कि बिजली सप्लाई नहीं होनी चाहिए, मैं खंबे पे चढ़ रहा हूँ, वहाँ से फिर बिजली सप्लाई दे दी गई। उसके बाद जो शख्स था उसको 11,000 वोल्ट का करंट लगता है। कुछ देर चिपका रहता, उसके बाद हालत कैसे बताऊं कि पिघल के उसके शरीर के हिस्से उस खंभे पे, पोल पे चिपक के जमा देते हैं। लगभग 4-4.5 घंटे तक उस खंभे पे लटका रहा। परिस्थिति देखिए कि एक बेहद बीमार और बुजुर्ग बाप फिर आता है, आसपास के तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, 11 साल का बच्चा आता है, तमाम लोग आते हैं, मैं भी पहुंचता हूं और भी आसपास के सम्मानित लोग आते हैं। 6 घंटे तक वो लाश वहीं की वहीं टंगी रहती है। शासन प्रशासन आता है। इस परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि ये अगर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाए तो पोस्टमार्टम करवा के लाश को घर पे लाने के लिए जो गाड़ी बुक करनी है वो पैसा भी इसके पास नहीं था। चूँकि इकलौता कमाने वाला था, कभी कभार खंभे पे चढ़ता तो 100-50 रुपये मिल जाते। फिलहाल हम लोगों ने फिर घेराव वगैरह किया और उस घेराव वगैरह का फ़ायदा ये हुआ कि 5 लाख सरकार देने का वादा कर रही है। और इन तमाम चीज़ों पे मैं यही चीज़ें देख रहा था और कहने में बड़ा अजीब भी लगा कि एक लाश को आधार बना के हम लोग बैठे रहे। हालांकि हमारा इरादा यही था कि भाई परिवार वालों को कुछ मिल जाए, कुछ सहूलियत हो जाए, लेकिन ये अपनी मांग रखने के लिए भी हमको उस लाश को उसी खंभे पे छोड़ना पड़ा, क्योंकि हम सभी जान रहे थे कि अगर हमने लाश उतार दी तो फिर
प्रशासन बहला फुसला के पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज देगा, और एक बार भीड़ हट गई तो आप क्या कर सकते हैं? बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया तो आप क्या कर सकते हैं? तो लाश यूं ही खंभे पे टंगी रही, हम लोग धरने पे बैठे रहे, अपनी डिमांड्स रखते रहे। हालांकि 2 ही 4 घंटे में फिर तमाम आला दर्जे के ऑफिसर आते हैं, फिर 5 लाख रुपए की बात होती है। तो आप सिस्टम की फॉल्ट कहें या फिर क्या कहें, कितना बेबस हादसा हुआ। हालांकि आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन बस वही कि 5 लाख रुपए और ज़िंदगी का सौदा। कल से फिर कोई दूसरा शख्स उस जगह पे आ जाएगा, 100 रुपये में अपनी जान को जोखिम में डाल के खंभे पे चढ़ेगा। तो ये वजह थी, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, तब तक मुझे लगा इस कहानी के बारे में आपको बता दें। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और दोनों कहानियों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग का प्यार है कि 1,63,000 सब्सक्राइबर वाला अपना चैनल है, तो जहाँ हम लोग बोल रहे थे उस बात का वजन भी पड़ रहा था। तो अच्छा लगा, आप लोगों का समर्थन इतना है कि लोग इज्जत करते हैं। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।